परिवेश परिवेश नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे देश, काल और वातावरण भी कहते हैं। जब हम अंधेरी नगरी को पढ़ते हैं तो इसके दृश्यों और पात्रों को स्वादों और माध्यम से हमें कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिसमें हमारे सामने नाटक के व्यक्तित्व वातावरण उभर आता है। इस नाटक में कुछ छद्य है। इसमें बाजार, जंगल और राज्यसभा के दृश्य प्रमुख है। बाजार में दृश्य के माध्यम से तत्कालीन और संस्कृति का पता चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस दृश्य में अधिकतम लोग साधारण स्थिति के हैं, जिसे हमारे आसपास जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कह सकते हैं। जब साहित्य में आम लोगों का चित्रण होता है तो उसकी संस्कृति को भी अभिव्यक्तित किया जा सकता है। इसी लोग संस्कृति भी कह सकते हैं। अंधेरी नगरी में बाजार के दृश्य को पढ़कर हम सामान्य लोगों को सोचने विचारने की तरीके, उसकी व्यवस्था, क्षमता, भाषाओं को, विशेषताओं को आदि के परिवर्तन होते हैं। कुल मिलाकर इनसे लोक संस्कृति कहा जा सकता है। यह तो आप जान ही चुके हैं कि इस नाटक को लिखने का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के कारण भारत की दुर्दशा को चित्रित करना है। भारतेंदु कहलाना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से भारत को अंधेरी नगरी बना दिया। न यहाँ पर किसी नियम का पालन किया जाता है, न ही कोई अन्य व्यवस्था है। देश की जनता अंग्रेजों की व्यवस्था के कुचल चक्र में फंसी हुई है। इसी वातावरण के संकेत इस नाटक के प्रत्येक दृश्य में है। बाजार के दृश्य में घासीराम, चने वाला, हलवाई, चूर वाला, बनिया, ये सब स्वादों के माध्यम से स्थगित हैं, व्यक्तिगत करते हैं। करने को तो यह आवाज लगा कर अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उन सब पर व्यगत करते हैं जो निम्नकमी शासक व्यवस्था के अंग है। नाटक में दिखाया गया है कि जो नगर दूर से सुंदर दिखता है वह भीतर से कितना कुरूप हो रहा है। जिस नगर में लोग ऊपर ऊपर से मालदार लगते हैं वे भीतर भीतर से निर्धन हो गए रहे हैं। इस सबकी जिम्मेदारी गुलाम बना लेने वाली व्यक्तिगत है। लेखक के अनुसार जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब ऐसी ही अवस्था थी। इस व्यवस्था में जब चीजें कट्टे से मिलती हैं, यह अंधेरी नगरी है, अर्थात इसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसका राजा चौपट है, अर्थात सदैव नंदिय, कुछ भी न समझे बूझे वाला। ऐसी अंधेरी नगरी में असलियत को, इसमें रहने के जोखिम को मंत जानता है। वह जानता है कि ऐसी व्यवस्था में जहाँ रह चीज का माल एक ही है, अर्थात शरीफ और बदमाश में कोई भेद नहीं किया जाता। इसका कोई किसी के जुर्म की सजा किसी और को भी मिल सकती है। नाटक के अंत में हम ऐसा होते हुए देख भी सकते हैं। इसीलिए मंत गोवर्धन दास से पहले ही कह देते थे, ऐसी अंधेरी नगरी में 1000 मंत्र मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। यहाँ एक दृश्य नहीं रहना। इस अंधेरी नगरी की व्याय प्रक्रियाएं के आनंद को नाटक में बहुत ही मनोरंजन तरीके से चित्रित किया गया है। भाषा शैली, इस नाटक को पढ़ते समय आपका ध्यान इसकी भाषागत विशेषताओं की ओर अवश्य गया होगा। नाटक में आए शब्दों में लगे मिले हुए आदि अभिव्यक्तिगत पर ध्यान दिया। यदि इन्हें हम खड़ी बोली हिंदी में कहे तो ये लगे मिले हो आदि हो जाएंगे। भारतेंदु में इस अभिव्यक्तिगत का प्रयोग क्यों किया? इसलिए कि भारतेंदु के समय तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा थी। अंधेरी नगरी की भाषा पर ब्रज भाषा का असर है। इस नाटक की भाषा का विशेष प्रकार के वातावरण को हमारे सामने सजीव कर देती है। मंत्र और उसके शिष्यों के बीच बातचीत, बाजार के दृश्य में अपना अपना सामान बेचने वाले दुकानदारों द्वारा सामान बेचने की तरीके और दरबार के दृश्यों पर ध्यान दीजिए। लगेगा जैसे वह सभ्य उस वातावरण में उपस्थित होकर उसे साक्षात देख रहे हैं। इस नाटक में यह कार्य भाषा के माध्यम से किया गया है। क्या आप जानते हैं कि भाषा के माध्यम से वातावरण निर्माण कैसे होता है? आइए अंधेरी नगरी की भाषा के कुछ नमूनों से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मंत और उसके चेलों के नाम और उसकी भाषा पर ध्यान दीजिए। मंत के चेलों के नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास। इस नामों को सुनते ही आपके सामने साधुओं के शिष्यों की तस्वीर उभर जाती होगी। इसके साथ ही बच्चा
बिच्चा उच्चा, ठाकुर जी भोग, गुरु जी महाराजा, आनंद होए, सिद्धू सामकरी, श्री शालिग्राम जी या बाल भोग जैसे शब्द वाली साधु संतों और मंत्रों की उदय वाली है, जिसे लेखक जानता है और जिसका प्रयोग करता है। साधु मंत्र बात बात में नित्य प्रगत दोहों का भी प्रयोग करते हैं। मंत्र के स्वादों में ये दोहे आते हैं, जैसे कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कहीं नहीं कीजिए या में नरक निदान। घासीराम आदि दुकानदारों के स्वादों में बाबू हाइक, महाजगत लाला एडिटर साहेब पुलिस आदि की करतूतों पर व्यक्त करते तत्कालीन वातावरण की ओर संकेत किया गया है। इसके साथ साथ चना खाने वाले ने में अगर मुन्ना है तो गफूत भी है। आप जानते हैं मुन्ना और गफूत को एक साथ रखने का क्या महत्व है। यहाँ पर भारतेंदु भाषा की संस्कृति स्थिति का परिचय देते हैं। उस समय भारत की स्थिति का चित्रण करने वाले कोई भी नाटक इस संस्कृति स्थिति का चित्रण किए बिना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था। आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासक में भारत के हिंदू और मुसलमान सभी छिप रहे थे, सभी को मुक्त की जरूरत थी। इसीलिए 1857 में ये दोनों मिलकर अंग्रेजों को विरुद्ध लड़े थे। अंधेरी नगरी की भाषा में हिंदी के तत्सम तंदुभव देशक शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों के फारसी अंग्रेजी शब्द का भी अवश्यानुपात प्रयोग किया गया है। भारतेंदु ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जैसा पात्र है उसी से स्वभाव एवं आचरण के अनुकूल उसकी भाषा है। यहाँ भाषा का पात्रों की नाटकीयत को भी पूरी तरह से अभिव्यक्तित करने में समक्षत है। अर्थात नाटक को पढ़ते समय हमारा सामने पात्र अपने अभिनय के साथ उपस्थित होते हैं। भाषा की यह क्षमता किसी भी प्रभावशाली रचना में आवश्यकता होती है। इसकी जरूरत अन्य विधानों में भी होती है, लेकिन इसकी सबसे अधिक अपेक्षा नाटक में होती है। अंधेरी नगरी की भाषा शैली में वैयक्तिक आत्मक अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। नाटककार भारतेंदु के बाजार में सामान बेचने वाले घासीराम, पाचक वाले, बनिया, हलवाई आदि के स्वादों में दो काम एक साथ किए हैं। एक तो वे अपना सामान बेचने के लिए क्षेत्रीय अभिव्यक्ति लोक व काव्य तुर्क का प्रयोग करते हैं। दूसरी उसकी इस अभिव्यक्ति में कुशल स्तर पर संकेत रूप से चोट भी की गई है। ये अभिव्यक्ति अराजकता के वातावरण को भी सजीव रूप से हमारे सामने रखती है। घासीराम चने की विशेषताओं तो बताता ही है, यह भी कहता है कि चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दुआ टिक्कस लगाते। हलवाई के संपादन में जलेबी, रेवड़ी, पापड़ी की विशेषता द्रव्य व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुई हैं, जैसे जलेबियाँ गर्मा गर्म घी में रगम, रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका। अंधेरी नगरी में राजा की प्रजा में रूप में अनेक प्रकार का काम करने वाले सामान्य प्रजा और उसके दुर्दशा का वर्णन किया गया है। भाषा में भी इस सामान्य लोगों के व्यवस्था की संबंधित शब्दवालियों का उल्लेखन है। कारीगर है तो चूना भी है, बिश्ती है तो मशाल भी है, कसाई गड़गड़िया है तो भेड़ भी है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आपने नाटक पढ़ा, आप जान चुके हैं कि यह नाटक आत्म केंद्र, स्वार्थी और अविवेकी व अन्यायिक शासक व्यक्तिगत के आम जनकों की समस्या पर लिखा गया है। इसका उद्देश्य भी शासन व्यवस्था, ब्रिटेन की ऊपरी सुनहरी परत के भीतर मौजूद विसंगति के प्रति आम लोगों की जागरूकता बनाने के लिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतेंदु ने भाषा की लोक रूप का प्रयोग किया है। यानी स्थानीय तंत्र पर लोग जिस तरह के शब्दों का संबोधित मुहावरे अभिव्यक्तिगत आदि का प्रयोग करते हैं, उसका बहुतायत में प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण देखिए और निर्देशानुसार अभ्यास कीजिए। शब्द पिज्जा, चिटकर, मुरई, इचियन, चन, बाजे बाजे, उपास, अन्यास, सोपाटी, चावना, तेने, दोहाई, शायद। उपयुक्त शब्दों के लिए मानक हिंदी में प्रयुक्त शब्द लिखिए। इसको आपको नोटबुक में नोट करना है। संबंधों, संबंधन,
इन संबंधों के लिए स्थिति का पता लगता है संबंध, व्यक्तिस्थल, आत्मीयता और चौपचारिकता, अधिकार, बच्चा, गुरुजी, महाराज, भाई बहन बनिए, भाई, बाबाजी, महाराज, कबे, मुहावरे। निम्नलिखित उन पंक्तियों से मुहावरे चाटिए, यहाँ लिखिए। तो आपको इसको है ना नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। उद्देश्य, आप इस बात से परिचित होंगे कि प्रत्येक रचना के पीछे रचनात्मक का कोई ना कोई उद्देश्य अवसर होता है। जानते हैं कि अंधेरी नगरी लिखने के पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्देश्य क्या था। अंधेरी नगरी एक व्यंग्यात्मक नाटक है। इनके शिष्ट और स्वादों की जगह जगह व्यंग्य योगिताएं मिलती हैं। व्यंग्य क्या है यह आप पढ़ ही चुके हैं। अंधेरी नगरी का उद्देश्य व्यंग्य के माध्यम से अन्यथा शासक व्यक्तित्व की विसंगतियों, कमियों को हमारे सामने उजागर करना है। इस नाटक में महाराज अन्यासी शासक व्यवस्था का प्रतीक है, इसीलिए उसे चौपट राजा और उसकी नगरी को अंधेरी नगरी कहा गया है। इस चौपट राजा के शासक में जब कुछ कटे से है, यानी गुणे और गुणहीन का एक ही मूल है, अर्थात उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। भारतेंदु का उद्देश्य केवल इतना नहीं कि वे किसी अन्यायी राजा की कल्पना करके उस पर चोट करें, वे इन अन्यायी राजा के माध्यम से अंग्रेज राज व्यवस्था की कमियों पर चोट करते हैं। भारतेंदु के समय में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों शासक की आलोचना सीधे सीधे नहीं की जा सकती थी। उस समय में रचनाकारों ने अनेक प्रक्रिया की ऐतिहासिक काल्पनिक स्थानों पर कहावतों का प्रतिकार उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन शासक व्यवस्था की आलोचना की। अंधेरी नगरी भी इस प्रकार का नाटक है। इस नाटक में यह भी अभिव्यक्त होता है कि जब शासक व्यवस्था की भ्रष्ट हो तो उसके सभी सहकारी अर्थात मंत्री, सेठ, अधिकारी, पुलिस आदि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इस सब बातों के साथ यह नाटक हमें भी वह दृश्य देता है जिनके आधार पर हम अपने समय की शासक व्यवस्था की आलोचना कर सकते हैं। अभिनेता, अभिनेता का अर्थ है मंत्र पर अभिनय किया जाने की क्षमता। किसी भी नाटक को सफल बनाने के लिए यह अनिवार्य तत्व है। यदि किसी नाटक में अभिनेता का गुण न हो तो उस नाटक को मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप कल्पना कीजिए कि आपको अंधेरी नगरी का मंचन करना है, अर्थात उसके खेलना है। इसके लिए आपको एक अलग दृष्टि से इस नाटक का अध्ययन करना होगा। यह विचार करना होगा कि इसके खेलने में क्या बाधाएं हैं और इसे खेलने समय उन बाधाओं को दूर करने का कितना ध्यान भारतेंदु ने रखा है। मंचन के लिए ही भारतेंदु के अंधेरी नगरी को कुछ दृश्यों के बांटा है, बताया है कि वे दृश्य कहाँ कहाँ के हैं, जिनके साथ ही पात्र कैसे प्रवेश करेंगे, किस भाषा, भाव तथा मुद्रा में बोलेंगे, कैसे आएंगे जाएंगे आदि को भी जगह जगह प्रस्तुत कर दिया गया है। नाटक की आलोचना की शब्दावलियों के इन्हें रंग निरूपण करते हैं। रंग निरूपण इसलिए आवश्यक है कि यदि कोई इस नाटक की अभ्यंतर योजना तैयार करे तो उसे आसानी से आप यह देखेंगे कि इस नाटक में कोई भी दृश्य या स्थिति ऐसी नहीं है जिनका अनुकरण न किया जा सके या किसी मंच पर प्रस्तुत न किया जा सके। इस नाटक में प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। इन सभी गुणों के कारण अंधेरी नगरी बहुत बार वंचित हुई। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि क्वेश्चन और आंसर का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आपने क्या सीखा, जैसे कि इस कहानी को देखकर आपने क्या सीखा, ठीक है, तो आप भी खुद पढ़ लेना। योग्यता विस्तार। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1815 ई में बनारस में हुआ था। महज 35 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु का निधन हो गया। उनका रचनात आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत हैं। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की प्रवर्तित हैं। देशभक्ति के प्रश्न उसकी रचना में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध तो है ही, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों पर भी प्रहार है। आर्थिक विस्तार, स्वाभाविकता तथा हिंदी भाषा पर उनके लेख को व्यापक लोकप्रिय प्राप्त हुए। उन्होंने नारी शिक्षा और स्वाभिमान को भी अपने साहित्य संसार का हिस्सा बनाया। बाल बोधिनी का
संपादन इनका प्रमाण है। इनके अलावा उन्होंने कवि वचक सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीत, बाद में हरिश्चंद्र चंदित का नाम की पत्रिकाओं का संपादित किया। उनके मौलिक नाटक हैं वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषयंस, विषिमोषमंद, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। उसके अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, पाखंड विद्यवन, धन विजय, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र आदि। उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों के वाक्य रचना की। भारतेंदु नई चेतना के प्रतीक साहित्यकार के रूप में याद किए जाते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने साहित्य को मनोरंजन के कटघरे से निकालकर सामाजिक चेतना से जोड़ा। भारतेंदु से पहले जो नाटक लिखे जाते थे उनका देश की गुलामी और सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार न था, लेकिन भारतेंदु के नाटक इस समस्याओं को उठाकर जनता की चेतना को जागृत करता है।